जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले केस में अपना डिसीजन देकर डेमोक्रेसी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, उसी तरह अब एक और बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और वो बड़ा मामला है ईवीएम को बंद करवाने का। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू हम वोट्स कास्ट करते हैं। बेसिकली एक वोटिंग करने का सिस्टम है। ईवीएम से पहले बैलेट पेपर यूज किए जाते थे वोटिंग करने के लिए, लेकिन 1988 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट कर इलेक्शंस को ईवीएम के थ्रू करवाने का प्रोविजन ऐड कर दिया गया, जिसके बाद से देश में छोटे बड़े इलेक्शंस के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे देश में ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ने लगा, उसी के साथ ईवीएम की रिलायबिलिटी के पर भी सवाल उठने लगे। कोर्ट्स में, डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में पिटीशंस फाइल होने लगी ईवीएम को बंद करवाने। तो ईवीएम को यूज करके वोटर्स वोट तो कास्ट कर देते थे, लेकिन उनको ये कंफर्मेशन नहीं मिलता था कि जिस कैंडिडेट को वो वोट कास्ट कर रहे हैं उसी कैंडिडेट को वोट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो ये उनके फंडामेंटल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) हमें प्रोवाइड करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन था। सो इसीलिए इलेक्शन कमीशन से, कोर्ट से बार बार अपील की गई ईवीएम को बैन करने के लिए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कोर्ट्स का। और इलेक्शन कमीशन का यही कहना था कि ईवीएम मशीन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ईवीएम मशीन्स जो है वो सही रिजल्ट ही बताती है। लेकिन हाँ, फिर भी 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ईवीएम के साथ एक पेपर ट्रायल भी इंक्लूड किया जाए, जिसके थ्रू वोटर को कंफर्मेशन मिल सके कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट किया है उसी कैंडिडेट को वोट मिला है। सो इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद एक वीवीपैट नाम की मशीन ईवीएम के साथ इंक्लूड की। तो वीवीपैट मशीन को इंक्लूड करने के बाद ईवीएम से बटन प्रेस करके आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट कास्ट करते थे, उसकी इंफॉर्मेशन वीवीपैट मशीन के पास आती थी, और वीवीपैट मशीन में आपको 7 सेकंड्स के लिए एक स्लिप शो की जाती थी, जिसमें आपको पता चल जाता था कि आपने किस कैंडिडेट को वोट किया है। तो वहां से वोटर को कंफर्मेशन मिलने लगी कि जिस कैंडिडेट के सामने वाला बटन उन्होंने दबाया है उसी कैंडिडेट को वोट मिला है या फिर नहीं मिला है। लेकिन वीवीपैट मशीन को इंक्लूड करने के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका है, और 2019 के बाद तो ईवीएम के विरोध और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑपोजिशन के लीडर इसका विरोध कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो भी ईवीएम मशीन्स का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार इलेक्शंस बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम से इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम को इजीली हैक किया जा सकता है। आज इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। और 5 दिन पहले, इलेक्शन से पहले, कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि मशीन बिल्कुल सच्ची है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता है। तो आइए हम मिलकर एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया, दूसरा वोटर आया उसने हाथी के आगे बटन दबाया, तीसरा वोटर आया उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, चौथा वोटर आया उसने हाथ पे बटन दबाया, पांचवा वोटर आया उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को एक एक वोट दिए। इसी तरीके से एक एक वोट में और डाल लेता हूं। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10 पास में, कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि ये मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है।
इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और सपा के 2 वोट। हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई। तो ये जो है ये आप अपने इस पे दिखा दो। तो मैं अब आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0। सब लोगों की जानकारी के लिए ये आपके आगे 2 पिक्चर रख रहा हूं कि ये जो मेरे हाथ में इधर है गुलाबी वाला, वो वोट है जो प्रजातंत्र के अंदर सब लोगों ने जो वोट डाली थी वो इस गुलाबी वाले के अंदर दिख रही है। तो वीडियो में क्लियरली पता चल रहा है कि ईवीएम मशीन को इजीली हैक करके इलेक्शंस में घपला किया जा सकता है। सो इसीलिए बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने की मांग की जा रही है। अब अगर बात करें कि बैलेट पेपर्स में घपला नहीं किया जा सकता, घपला बैलेट पेपर्स में भी किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम के कंपैरेटिवली बैलेट पेपर्स में घपला करना मुश्किल है। अगर बैलेट पेपर्स में आपको घपला करना होगा तो उसके लिए आपको पहले फेक वोट्स तैयार करने पड़ेंगे, देन उनको फिजिकली चेंज करना पड़ेगा ओरिजिनल वोट्स के साथ। तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, वहां पर पकड़े जाने का डर ज्यादा है। दूसरी ओर अगर हम ईवीएम की बात करें तो ईवीएम में जस्ट आपको एक कोड सेट करना है और उसके थ्रू आप बड़े लेवल पर घपला कर सकते हो और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। सो इसीलिए बैलेट पेपर्स की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने तो ये भी कह दिया कि अगर ईवीएम्स के थ्रू ही इलेक्शंस होंगे, बैलेट पेपर्स के थ्रू इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे तो हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे और एक भी ईवीएम मशीन को इलेक्शन कमीशन से बाहर नहीं आने देंगे। तो अब सवाल ये भी उठता है कि ईवीएम का इस्तेमाल काफी लंबे टाइम से हो रहा है, लेकिन अब ईवीएम के खिलाफ इतने ज्यादा प्रदर्शन क्यों, ईवीएम का इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? तो कुछ कारण है जिनकी वजह से ईवीएम का विरोध काफी बढ़ गया है। सबसे पहला कारण, जैसे कि आपको वीडियो में शो किया गया, कि ईवीएम को इजिली हैक किया जा सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि 2021 में एक न्यूज आई थी जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट के एक लीडर की गाड़ी में ईवीएम के 2 कंट्रोलिंग यूनिट्स पाए गए और अभी फरवरी में भी इलेक्शन कमीशन से कुछ ईवीएम मशीन्स चोरी हुए हैं, इसकी भी एक न्यूज आई है। और थर्ड, अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिविजुअल बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कैंपेन के रूल्स को ब्रेक करती है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इलेक्शन कैंपेन्स में कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा और उन्हें सभी मामलों में क्लीन चिट दे दी गई। और तो और गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर एक्ट में भी चेंजेस किए हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी बनती थी, 3 मेंबर्स की कमेटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड किए जाते थे। नाउ इस बिल में चेंजेस करके इस कमेटी को बदल दिया गया है। इस कमेटी से अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह गवर्नमेंट का ही एक यूनियन मिनिस्टर ऐड कर दिया गया है। तो अब इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर प्लस उस गवर्नमेंट का एक यूनियन मिनिस्टर और एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होगा, यानी
कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने वाली कमेटी में मेजॉरिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो ये भी एक कारण है ईवीएम के खिलाफ इतने ज्यादा विरोध होने का कि इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे, कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे, वो किसकी तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे? गवर्नमेंट की तरफ से किए जाएंगे। और जो 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ईवीएम मशीन्स बनाती हैं उसमें भी 2 डायरेक्टर्स बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ही हैं। सो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से देश में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सो अब अगर बात करें कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल इंडिया में ही किया जाता है, तो इसका जवाब है नहीं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ईवीएम का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने शिफ्ट किया है ईवीएम से वापस बैलेट पेपर के ऊपर और ईवीएम को अपनी कंट्री से बैन कर दिया है। जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, यूएसए, आयरलैंड, इटली, इन सारे देशों ने ईवीएम को अपने देश से बैन कर दिया है। और तो और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईवीएम को यूज करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करेगा। हम इलेक्शंस में एफिशिएंसी के नाम पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, इसीलिए ईवीएम को यूज नहीं किया जाएगा इलेक्शंस में। तो अगर ये सारे देश ईवीएम को बैन कर वापस बैलेट पेपर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के रिगार्डिंग ऑलरेडी पिटीशन फाइल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मार्च तक पोस्टपोन किया है। लेकिन मार्च में अगर सुनवाई होती भी है तो काफी देर हो जाएगी, क्योंकि तब तक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाएगा और इलेक्शन भी काफी नजदीक आ जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करने का फैसला ले भी लेती है तो काफी देर हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स बार बार सड़कों पर आकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। आप मुझे लॉजिक से बता दो, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं उनके पास ये पावर होती है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ऑर्डर दिखा दो, या ये बोल दो कि मैंने झूठ बोला। ऑर्डर दिखा दो कि आपको सुप्रीम कोर्ट साहब ने बुलाया हुआ है बात करने के लिए, अपना मेमोरेंडम मैं आपको छोड़ देता हूं, लो आपको भेज देता हूं मैं। आप मुझे ऑर्डर दिखा दो। ऐसा वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले पुलिस से परमिशन ले लेगी? लेनी पड़ेगी। आज ये डिक्लेयर कर दो। तो पुलिस को आपने परमिशन रिक्वेस्ट ली ना, हमसे परमिशन लिए कि मेरे को मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आरएसएस के गुंडे आके हम पे गोली ना चला दें। नहीं, कोई नहीं करेगा। आप आ जाए, आपको डिटेन किया जा रहा है, आप आ जाए बस। आप डिटेन क्यों कर रहे हैं? और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप हमारी गाइडलाइंस का वायलेशन कर रहे हैं। 144 की गाइडलाइन दे देंगे आप मुझे? किसके? ये भी मुझे देना पड़ेगा, आप तो कानून के जानकार हैं। मैं आओ, चलो देता हूं, आ जाइए। पहले दो ना, जब नहीं, आप अपने कानूनी काम किए बगैर मुझे अरेस्ट कर रहे हो। आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है ना अभी? किसका? आप मुझे अरेस्ट कर, दिखाओ। सो देखा आपने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को सेक्शन 144 का नाम लेकर पीसफुली प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। इस तरह से आप सेक्शन 144 का नाम लेकर लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने से, अपनी आवाज उठाने से रोक नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो वो उनके फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19(1)B में उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं उसका वायलेशन करते हो और ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। थैंक यू सो मच।